आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज का अध्ययन हम लोगों ने जो पूर्व में अध्ययन किया था उससे आगे का रहेगा। पिछले भाग में हम लोगों ने भारत की ऋतुओं के बारे में अध्ययन किया था और उन ऋतुओं में जो पहला ऋतु है शीत ऋतु या शीतकाल के बारे में कुछ अध्ययन किया था। समताप रेखाओं द्वारा तापमान का वितरण जनवरी माह में मानचित्र के माध्यम से आपको बताया गया था। उसमें यह भी बताया गया था कि उत्तर भारत में तो शीतकाल में या शीत ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी विशेषकर कोंकण भाग, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या अगर हम राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र इत्यादि राज्यों में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इसी समय इसी भाग में मतलब भारत के अन्य हिस्सों में विशेषकर उत्तर भारत में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। तो ये विभेद देखिए आप, उत्तर भारत में दक्षिण भारत में शीतकाल में उत्तर भारत में जहाँ तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, हिमालयी क्षेत्रों में तापमान शून्य के करीब पहुँच जाता है और दक्षिण भारत में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बना रहता है। तो हम लोगों ने अभी समताप रेखाओं के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया और आज का जो अध्ययन है वो अब देखेंगे कि इन भागों में किन किन भागों में कितनी वर्षा प्राप्त होती है, कहाँ कितना टेम्परेचर पाया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। ये अब देखिए टेम्परेचर देख लिया था हम लोगों ने, अब तापमान की बात करते हैं। उत्तरी भारत में न्यूनतम तापमान दिसंबर जनवरी मास में ही पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में जो न्यूनतम तापमान होता है पूरे वर्ष का, सबसे अधिक न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान दिसंबर और जनवरी मास में ही होता है, जिसे कि चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है। जनवरी में न्यूनतम तापमान सबसे कम पाए जाते हैं, सबसे कम तापमान जनवरी मास में ही होता है। इस समय भारत में औसत उच्चतम तापमान कुछ स्थानों पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं, जबकि उत्तर पश्चिम में केवल 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होते हैं। इसके विपरीत औसत न्यूनतम तापमान भारत के ध्रुव दक्षिण में 24 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ कम रहते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में रात्रि के तापमान शून्य के भी नीचे पहुंच जाते हैं और इसको हम लोग अनुभव भी करते हैं। दैनिक ताप परिसर की दृष्टि से भारी विषमता पाई जाती है। समुद्र तटीय भागों में तमिलनाडु में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, पश्चिम बंगाल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मालाबार तट पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक दैनिक ताप परिसर रहते हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप परिसर होते हैं। अब देखिए, आपने देखा भी तमिलनाडु में केवल 6 डिग्री रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। उसका कारण क्या है? अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में केवल 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। पश्चिम बंगाल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, मालाबार में 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, जबकि उत्तरी मैदानी भागों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का न्यूनतम दैनिक ताप परिसर देखा जाता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर का रेंज बहुत अधिक है। ये रेंज जितना कम होगा वहाँ दैनिक तापांतर उतना अधिक कम होगा। जैसे कि तमिलनाडु के चेन्नई में देख सकते हैं हम लोग, अभी हमने पढ़ा तमिलनाडु तट पर
केवल 6 डिग्री सेंटीग्रेड का दैनिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान में केवल मामूली अंतर होता है। इसके विपरीत उत्तरी भारत के अनेक मैदानी क्षेत्र में उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान या दिन के तापमान में और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलेगा। तो ये रेंज जितना अधिक होगा न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का, उतना ही दैनिक तापांतर बढ़ेगा। इसे हम लोगों ने मालाबार तट या केरल तट, तमिलनाडु तट, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में देख सकते हैं। जनवरी के अंत में फरवरी के प्रारंभ में कैस्पियन सागर, आपको ध्यान होगा कैस्पियन सागर कहाँ है, बताने की जरूरत नहीं है। कैस्पियन सागर आपने देखा होगा मध्य एशिया में स्थित है, एवं तुर्किस्तान की ओर से ठंडी पवनें उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रविष्ट होती हैं, जो उत्तर पश्चिम भारत के तापमान को गिरा देती हैं। घना कोहरा व पाला भी उत्पन्न होता है। इनसे कहीं कहीं वर्षा भी होती है शीतकाल में, हम जिसे मावट कहते हैं। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो ठंडी पवनें चलती हैं, वाष्पयुक्त होती हैं, वो उत्तर पश्चिम भारत में प्रविष्ट करती हैं, तापमान को गिरा देती हैं, घना कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है और वर्षा भी होता है। इसे हम लोग मावट के नाम से जानते हैं। किंतु दक्षिण तथा पूर्व की ओर पाले की मात्रा घटती रहती है। समुद्र तट पर पाला लगभग अनुपस्थित रहता है या नहीं पाया जाता। अब वर्षा की बात करें तो इस ऋतु में उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों, जैसा बताया गया, मैंने आपको बताया कैस्पियन सागर तुर्किस्तान से, एवं दक्षिणी भारत में लौटते हुए मानसूनों से वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिम भारत में अधिकांश चक्रवात भूमध्य सागर से ईरान से होकर आते हैं। इनके आने पर तापमान एकाएक बढ़ जाते हैं, किंतु वर्षा के उपरांत पुनः तापमान कम हो जाते हैं। इन चक्रवातों की संख्या मास में या महीने में 4 से 6 के मध्य होती है। केंड्रू के अनुसार पश्चिमी चक्रवातों की संख्या नवंबर में 2, दिसंबर में 4, जनवरी में 5, फरवरी में 5, मार्च में 5, अप्रैल में 5 तथा मई में 2 होती है। उत्तरी भारत में यह शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये जो भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से, ईरान से, तुर्किस्तान से, पश्चिमी विक्षोभों से जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो इनका आगमन होता है, इन चक्रवातों का, तूफानों का, उससे इन भागों में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है और इस वर्षा से तापमान काफ़ी गिर जाता है और ये चक्रवात औसत रूप से मास में 4 से 5 के मध्य आते हैं। और यह वर्षा, शीतकालीन वर्षा, कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि हम जानते हैं शीतकाल में रबी फसल का उत्पादन किया जाता है। रबी की फसलों के लिए, गेहूं और सरसों की फसलों के लिए यह वर्षा बहुत ही उपयोगी होता है। इसके विपरीत दक्षिण में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन चक्रवातों का प्रभाव वैसे वैसे कम होता जाएगा। और पश्चिम से पूर्व की ओर भी इसकी मात्रा क्रमशः घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी मात्रा घटती जाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर भी इनकी मात्रा घटती जाती है। अब कभी हम लोग देखते हैं वर्ष में जनवरी फरवरी माह में वर्षा होती है, तो वो इन्हीं
चक्रवाती तूफानों से ही होती है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे लाभान्वित होता है और तापमान में भी गिरावट आती है। इन चक्रवातों के आने से पूर्व तापमान उच्च रहता है। चक्रवातों के आने से तापमान में गिरावट आती है। आज का अध्ययन बस इतना ही इस भाग में। शेष हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।